मैं राजनीतिक दल के प्रतिनिधि श्रीकांत बैठे हैं, श्रीकांत से जानना चाहती हूँ। श्रीकांत जी, अभी कुछ संकेत विजय बहादुर जी के बातचीत से भी मिला और सवाल सब लोगों के जहन में है, वो ये है कि राजनीतिक ये जो आज फैसला आया है, या फैसला तो नहीं कहेंगे बल्कि एक तरह से स्टे लगाया गया है, आदेश है हाई कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि जातिवादी रैलियों पर रोक लगाई जाए, और क्यों ना आप इस पर रोक लगाया जाए, आप लोग इसका जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ जातिवादी रैलियां क्यों, धार्मिक आधार पर जो रैलियां आयोजित होती हैं, क्या उन पर भी बैन लगाने की जरूरत नहीं है? निश्चित रूप से आज इसकी आवश्यकता भी है। आज 60 साल हम हिंदुस्तान को आजाद हुए हो गए, उसके बावजूद भी आज हमारे गांव के न तो वहाँ स्कूल डेवलप है, ना वहाँ कोई हॉस्पिटल डेवलप है, ना गांव के किसान को ठीक से पानी मिलता है, ना गांव में बिजली मिलती है, और किसान के खेत को ना तो बिजली से पानी ट्यूबवेल ठीक से नहीं दे पाता है, ना ही जो नहर और नाले हैं उनसे प्रॉपर गांव में नहीं पानी जा पाता है। तो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि 60 साल से इस देश को गुमराह करने की कोशिश की, कभी जाति के नाम पर राजनीति, कभी धर्म के नाम पर राजनीति। तो कम से कम जो लोग जाति और धर्म का जहर फैलाकर समाज के अंदर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके लिए करारा जवाब है, लेकिन ये ईमानदारी से लागू होना चाहिए। श्रीकांत जी, जो आप संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की बात नहीं है, लेकिन पिछले यूपी के चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री जो कानून मंत्री थे, उन्होंने सीधे सीधे उसकी अवहेलना की, और जब चुनाव आयोग ने उनको डांटा, यानी कि उनको कहा कि आप नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, तो उल्टा उन्होंने चुनाव आयोग को डांटा। चलिए, मेरा मेरा यह है कि फैसला अच्छा है, लेकिन क्या यह ईमानदारी से लागू होगा? अगर होगा तो ये देश की जनता के हित में होगा। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से रंजीत थॉमस साहब। थॉमस साहब, आपने तमाम पक्षों को सुना। मेरा वही सवाल आपसे कि असल में सभी जो राजनीतिक दल हैं शुरुआती तौर पर इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अहम यह है कि क्या उन जातियों को इकट्ठा कर, उनके लोगों को बुलाकर उनके भविष्य के बारे में चर्चा करना, योजनाओं को लेकर या उनके अपलिफ्टमेंट को लेकर, क्या ये अगर अपराध है तो फिर जातिगत सांचे में ढली राजनीति की पूरी कह सकता हूं बैकबोन जो है वो, क्या फिर उसे बदलना नहीं पड़ेगा? देखिए, हमें इसके लिए भारत के संविधान की तरफ देखना चाहिए। जब भारत के संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के महान नेता लोगों ने बहुत लंबे डिस्कशन करके हमारे संविधान में कई आर्टिकल्स लगाया है। आर्टिकल 14 से 21 तक आप एक साथ पढ़ेगा तो आपको मालूम होगा हमारे संविधान जब बनाए थे कितने बातों पर उन लोगों ने बहस किया है, और इतना अच्छा एक संविधान पूरा देश का, पूरा दुनिया का सबसे अच्छा श्रेष्ठ संविधान हमारा बनाया है। जब सरकार बनता है, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, एक बार सरकार चुनकर आया है, उसके बाद उनको उस प्रदेश का या देश के जनता को एक ही नज़र से देखना है। उनको बड़े आदमी छोटा आदमी नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये सरकार का जिम्मेवारी होता है जो कमज़ोर लोगों को, जो पिछड़े लोगों को, उनको आगे बढ़ाना और बराबर के लेवल पर लाना है। इसलिए संविधान में जब शुरू में हमने जो आप जो बात कर रहे हैं वाकई आदर्शवादी बातें हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता रामाश्रय कुशवाहा साहब हैं। रामाश्रय जी, दो पार्टियों का जिक्र किया गया उस जनहित याचिका में, एक आपकी पार्टी और दूसरी बीएसपी थी। असल में मेरा सवाल बहुत सीधा है कि क्या इस फैसले को जो राजनीतिक दल हैं उस नजरिए से देख रहे हैं जिस नजरिए के तहत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, या एक अंतरिम आदेश दिया है? मैं इसमें इतना ही कहूंगा, कोर्ट ने जो फैसला किया है, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। जाति सम्मेलन नहीं होने चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। समाजवादी पार्टी सभी समाज की पार्टी है, और आपने देखा है हमारी पार्टी ने कभी जाति सम्मेलन करने में महत्व नहीं दिया है। बसपा जरूर लगातार, अन्य दल जरूर देते हैं। रामाश्रय जी, ये तो आप लोगों ने शुरुआत की थी रामाश्रय जी, ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की। रामाश्रय जी से संपर्क टूट गया। पहले समाजवादी पार्टी और इसके बाद बीएसपी, दोनों ने ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में खुश करने के लिए उनके सम्मेलन करना, उनसे मीटिंग करना, उनसे हर तरह से उनको अपने साथ जोड़ने की बातें करनी शुरू की, और शायद इसी वजह से एक जनहित याचिका डाली गई। विजय बहादुर जी, सभी राजनीतिक दल एक ही बात कर रहे हैं
कि ये जो कोर्ट का आदेश है ये सर्वोपरि है और इस आदेश को हम मानते हैं, ये आदेश बहुत बढ़िया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारे देश में जो जनता के मुद्दे हैं उन जनता के मुद्दों पर राजनीति होगी, या फिर ये जो जातिवादी राजनीति की बात कही जा रही है कि इसे किसी तरह से रोका जाए, कम किया जाए, उस पर रोक लगेगी? इसमें बिल्कुल रोक लगेगी और जितने पढ़े लिखे जनता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जाति की राजनीति जाति का एक देश का कैंसर है। लेकिन जिन पार्टियों का अस्तित्व ही जाति के आधार पर बना हुआ है, खास तौर से आपकी पार्टी, उसके बारे में क्या कहेंगे? इनकी लाइफ ज्यादा नहीं। अब वोट जो होगा वो क्षेत्र के विकास पे होगा, जाति पे नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी जो है वो जनता के जो मतलब जरूरी सवाल हैं उनके ऊपर राजनीति करेगी, जातिवादी राजनीति में या इस तरह के सम्मेलनों में शिरकत नहीं करेगी या नहीं बुलाएगी? देखिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह से मैं पार्टी की बात नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी की ये तो मैं व्यक्तिगत राय से आपके चैनल में आपकी बात कर रहा हूँ। लेकिन एज ए इंडिविजुअल, एक भारत के नागरिक होने के बाद, एक संविधान का विद्यार्थी होने के नाते, जात की राजनीति एक देश का कैंसर है। इससे देश छिन्न हो जाएगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई जजमेंट है, एक मील का पत्थर। विजय जी, आप क्योंकि लंबे अरसे तक वकालत करते रहे हैं, विजय जी आपको आवाज मिल रही है? चलो शायद सर एक बार संपर्क टूट गया। श्रीकांत, बार बार हर दल यही कह रहा है कि इससे बहुत अच्छी तस्वीर बदलेगी, जातिगत राजनीति खत्म हो जाएगी। इन कदमों की स्वागत सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन ये कदम उठाने में हिचक क्यों होती है? खुद इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाती हैं? सांचा हर पार्टी को वही चाहिए, जातिगत, जब टिकट का बंटवारा हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तब भी उसी सांचे को फिट करना है। क्यों फिर ऐसा है? देखिए, इस समस्या की अगर कोई जड़ में अगर है तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक उन लोगों ने इस देश में रूल किया। हमको सिर्फ 6 साल का समय मिला। जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने कहा कि समस्या राजनीतिक है लेकिन समाधान कानूनी है, क्योंकि जब सरकार कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगी किसी भी इशू पे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अदालतों को इंटरवीन करना पड़ेगा। और ये पहला मैटर नहीं है। आप भ्रष्टाचार के अनेकों मामले में आपको बताता हूं, 2G के मामले में सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिए, जो उसमें दोषी थे उनको सजा नहीं दी, तो अल्टीमेटली कोर्ट ने इंटरवीन किया। वही दूसरा कोल ब्लॉक आवंटन में सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सीधे सीधे आपको लगता है कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री सीधे दोषी हैं। हाँ। लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। आप जातिवादी राजनीति को भ्रष्टाचार की राजनीति मैं समस्या की जड़ में जाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप मुझे समय देंगे तो। इन्होंने बहुत अच्छा राजनीतिक समस्या और कानूनी समाधान, अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि अब कम से कम देश की जनता को कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन कानूनी समाधान का आप लोग स्वागत करते हैं। क्या इस कानूनी समाधान के अगर मान लीजिए कोई तमाम राजनीतिक दल मिलके कोई अपने पक्ष में कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो आप लोग उसके विरोध में खड़े होंगे? देखिए, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। ये तो स्वागत योग्य आया है आदेश, हाँ। इसका तो स्वागत करना ही चाहिए। अल्टीमेटली आज देश की जनता को सुशासन चाहिए, ना कि जाति और धर्म के नाम पर आप लोगों को बांटते रहो और अपना अवध सत्ता में बने रहो। तो आपकी पार्टी धर्म के नाम पर इस तरह के किसी तरह के भारतीय जनता पार्टी ना तो धर्म के नाम पर विश्वास करती है राजनीति में, और ना ही जाति के आधार पर करती है। इसके उदाहरण भी हैं। 6 साल एनडीए की सरकार हमारी रही, एक उदाहरण आप नहीं दे सकते कि हमने जाति और धर्म के नाम पर कहीं लोगों को डिवाइड किया। और जिन राज्यों में आज हमारी सरकारें हैं, उन राज्यों में भी आप एक उदाहरण हमको नहीं दे सकते कि आपने जाति के नाम पर लोगों को बांटा या धर्म के नाम पर लोगों को बांटा। ये परसेप्शन हमारे बारे में बनाया था, ये परसेप्शन हमारे बारे में बना था, लेकिन हमने अपने गुड गवर्नेंस से उस परसेप्शन को बदला है। मैं मूल प्रश्न में फिर लौटूंगा एक बार, और सत्यप्रकाश आपसे चाहूंगा इस पर आप रोशनी डालिए। क्या जो हमारे मूल अधिकार हैं, ये जो आदेश है, जो कोर्ट का आज का आदेश है कि रैलियों को लेकर, जातिगत रैलियों को लेकर, जब उन जातियों के लिए आप स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, नौकरी में, आप एजुकेशन में, पार्टियों के टिकट में और मंत्रालय तक में, तो ऐसे में ये जो फैसला है, ये जो अंतिम फैसला है, कानूनी नजरिए से कहां पर खड़ा होता है? और जो मूलभूत अधिकार हैं किसी भी एक जाति के शख्स के, कि वो एक रैली में शामिल हो या वो रैली का आयोजन करे, वो कहां ठहरते हैं? देखिए, जो किसी जाति विशेष को आरक्षण मिला हुआ है, शेड्यूल कास्ट को हो या शेड्यूल ट्राइब्स को हो या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, जो उनको जो आरक्षण मिला हुआ है वो दूसरे फुटिंग पे है। उनको जो SC और ST जो है वो हिस्टोरिकली बहुत
उनको सताया गया है उनके साथ, तो उसके कारण एक तरह से उनको कंपनसेट करने की बात है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। और जो ओबीसीज को रिजर्वेशन मिला हुआ है उस आर्टिकल 16(4) में जॉब में, और आर्टिकल 15(5) के तहत तो बाकी जो कानून बने हैं उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, उनको आप इससे जोड़ के नहीं देख सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही उसका प्रावधान है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान क्यों है? क्योंकि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे और इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अपलिफ्ट करने के लिए प्रावधान डाला गया। तो वो हमारे समाज की हकीकत है, और जब समाज की इस तरह की हकीकत होगी तो उस पर राजनीति होगी। उस पर राजनीति होगी, ये आप कह रहे हैं, होनी नहीं चाहिए। हाँ। ये एक आदर्श स्थिति होगी, उसको अचीव करने की बात है। लेकिन अदालत के आदेश में जहां मैं खामी देखता हूं वो ये है कि संविधान में जो आर्टिकल 19(1)(b) है, जिसमें सबको शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का, मैं कह रहा हूं किसी जाति विशेष के लोग ही किसी स्थान विशेष पे किसी उद्देश्य विशेष के लिए इकट्ठा होते हैं, शांतिपूर्वक बातचीत करते हैं, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं, उस पर कैसे बैन लगा सकते हैं? लेकिन ये जो विजय बहादुर जी ने अभी जवाब दिया, आप ही के जवाब में वो बोल नहीं, रहे विजय बहादुर जी या बाकी जो राजनीतिक दल कह रहे हैं उसमें विडंबना ये है कि ये वही राजनीतिक दल हैं जो इस तरह की जाति विशेष की रैलियां करते रहे हैं, और अब जबकि अदालत का फैसला आया है तो अचानक उनका रुख बदल गया है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये पहला आदेश नहीं है अभी जो हाल के दिनों में जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने के लिए आया हो। मई के महीने में दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला आया कि अगर कोई उम्मीदवार गलत हलफनामा दायर करता है, उसके बेसिस पे उसको चुनाव को रद्द किया जा सकता है। उसके बाद जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला आया कि राजनीतिक दल आरटीआई कानून के दायरे में आते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनसे जो सवाल पूछा जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो देना पड़ेगा। फिर कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जो भी कैंडिडेट कन्विक्ट, जो भी एमपी और एमएलए कन्विक्ट हो जाते हैं किसी आपराधिक मामले में, उनको सजा हो जाती है, तो उनकी सदस्यता वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये सारे इशूज, मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब इशूज पे और कई इशूज पे इलेक्शन कमीशन ने प्रस्ताव भेजे हुए हैं सरकार को, राजनीतिक, लेकिन कोई राजनीतिक दल इस पे 1 इंच आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब जबकि अदालत का फैसला आ गया है तो सब लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ, एज इफ दे वर द पिटिशनर्स हु डिमांडेड दिस ऑर्डर। राइट। अभी सब लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ, अगर अच्छा था तो आपने खुद क्यों नहीं कर लिया, अगर अच्छा था तो आप क्यों नहीं गए अदालत के पास? ये बड़ा अच्छा लगता है कि अभी सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा पॉइंट आपने सब पेश किया है। आरटीआई के पक्ष में कोई भी राजनीतिक दल बोलने के लिए तैयार नहीं था। राजनीतिक दलों के बीच में हमने बहस कराई और सभी राजनीतिक दल एक सुर से मान रहे हैं कि ये जो आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने की बात कही गई है, दरअसल ये जो आरटीआई का मूल कानून है उसकी मूल भावना के ही खिलाफ है। तो उस पे अभी बहस जारी है। अभी उसको नहीं कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दलों ने उसका स्वागत उसमें किया। कई राजनीतिक दलों ने उसका स्वागत किया था। उसमें एक सीपीआई भी, केवल बीजेपी नो, सीपीआई ने भी किया था। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हैं रंजीत जी। ये बहस आप सुन रहे हैं और इस बहस में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जातिगत राजनीति को लेकर। लेकिन जातिगत राजनीति ही नहीं, धर्मगत राजनीति को लेकर भी सवाल है। और जैसा कि अभी बीजेपी के प्रतिनिधि की तरफ से सवाल उठाया गया, सरकार की जिम्मेवारी है जो पिछड़े लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन हो ताकि वो आगे बढ़े, जो संविधान के अनुसार जो किया है। लेकिन ये चीज़ें तब देखना चाहिए वो जो सब्जेक्ट आता है, और हर मुद्दे पर अगर कास्ट के बेसिस पर आप अकोमोडेट हो जाता है, हर इस पर धर्म के ऊपर बात होता है, देश की जो संतुलितता है वो ख़त्म हो जाता है और भाईचारा ख़त्म होता है। हमें सबको एक ही तरीका में लेकर आना है, सबको नंबर 1 बनाना है, सबको बराबर का हिसाब बनाना है, उसी हिसाब से काम करना है। चुनाव आयोग का जो नोटिस है तमाम दलों को, तो क्या ये मैं समझूं या जनता समझे कि कम से कम बीजेपी और कांग्रेस से कहने जा रहे हैं कि नहीं बहुत सही है, आप इस पर बैन को कंटिन्यू कर दें? अब देखिए, जो कोर्ट के अंदर जो बात होगा ये सब जुडिस मैटर है, और उसके बारे में जो राजनीतिक पार्टियों अपने जो पार्टियों में डिस्कशन करेंगे जरूर, और उनके वकील के द्वारा वो अपने कोर्ट में अपने प्रस्ताव रखेंगे, तब हमको मालूम होगा राजनीति के लिए ऑफिशियली क्या बात होता है। अगले आम हिंदुस्तानी के जरिए हम ये बोल सकता है हमें ऐसे जात और धर्म की राजनीति बंद करना चाहिए इस देश से,
लेकिन सबको बराबर का हिस्सा होना चाहिए और उसी नज़र में हर राजनीतिक पार्टी को करना है, तब इस देश को हमें सभी कोई राजनीतिक चिंता के दल और ये आगे कह बढ़ रहे हैं सकते कि जातिवादी राजनीति, धर्मवादी राजनीति बंद होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ये बंद कैसे होगा और इसकी पहल कौन करेगा। बार बार चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसको दखल देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर ये राजनीतिक दल खुद अपनी तरफ से इस मामले में पहल करते तो शायद ऐसे कानूनी सुझावों की जरूरत ही न पड़ती। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।